अच्छा, अभी लेक्चर के दौरान ही फिर अटेंडेंस होगी और ये लोग अटेंडेंस ले लेंगे। तो नमूनिया को हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी क्विकली रिवाइज। अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि लोबार नमूनिया और एटीपी लोबार नमूनिया को हम टिपिकल नमूनिया भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे एक लोब को इन्वॉल्व करता है। कंसोलिडेशन नमूनिया में बाइलेटरल पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों तरफ कुछ कुछ एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी, उनको दोबारा देख लेते हैं कि हॉस्पिटल एक कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है जो कि नमूनिया की तकरीबन 60-70% जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं और ये ऐसे लोग होते हैं जिनका हॉस्पिटल से कोई लिंक नहीं होता। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया उनमें कहते हैं जो हॉस्पिटल में जिनका लिंक हो, जैसे डायलिसिस के लिए आना जाना है या ऐसे पेशेंट्स जिनका हॉस्पिटल में एडमिशन किसी और रीजन की वजह से हुआ हो, किसी सर्जरी के लिए, लेकिन एडमिशन के बाद उन्हें निमोनिया डेवलप हो जाए तो इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं और कम से कम उन्हें एडमिशन को 48 आवर्स हो गए। वेब स्टैंड्स फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और इसमें भी वही है कि पेशेंट वेंट पर हो फॉर 48 आवर्स। और HCL केयर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें अगर हीमोडायलिसिस आउट पेशेंट में कोई किसी की कीमो चाहिए तो वो ये अब नोटिफिकेशन में हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का पार्ट बना दिया गया है। तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ी पुरानी बनी हुई है इसलिए इसमें ये मौजूद। और कैप स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो जो 3 डेफिनेशंस आपने याद रखनी है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इवन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की एक टाइप है। तो दो मेन टाइप्स हैप और कैप रह जाते हैं। डेफिनेशन ज्यादा से कम सिम्टम्स हो, सिम्टम्स के अंदर फीवर हो सकता है हाई ग्रेड, प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो सकती है इन केस ऑफ टिपिकल निमोनिया, और एटिपिकल निमोनिया में यू कैन गेट CNS डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है और उसको डायरिया भी हो सकता है, जैसे इन केसेस ऑफ लीजियन एलन 14 डेज से ज्यादा की हिस्ट्री हो, इसमें कुछ और फैक्टर्स आ। अच्छा, इस ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी आवाज आ रही है? हेलो, आप सुन जी सकते सर। हैं? जी सर। अच्छा, सॉरी, वो बारिश के बाद से ना कुछ इंटरनेट की फ्लक्चुएशन है, सिग्नल नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा। तो मैं ये कह, अब शायद आना शुरू हो गई होगी आवाज। आप सुन सकते हैं या नहीं? सर बहुत मसला आ रहा है सर बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चले जी, बहुत थोड़ी ही देर ज्यादा वेट कर लें। मैं डिस्टॉर्शन है। ट्राई जी, मैं मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ अटैच करके देखता हूँ, अगर उसके साथ होके हो जाता है तो देन
ओके सर। अगर नहीं होता तो फिर कोई और। सर अभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्लियर। थोड़ा वेट कर लें, मैं उसको चेंज करने लगा हूँ इंटरनेट के सोर्स को। ओके सर। अब आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर। यस सर, अब ठीक है। सर अगर कोई इशू हुआ तो फिर आपको बता देंगे। जी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी जो स्लाइड आपके पास नजर आएगी, ये वाली स्लाइड काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है आप बता सकते हैं? सर इसमें मोर्टेलिटी रेट्स शो किए हुए हैं एज तो के किस साथ। एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है? अबव 65। हाँ, दैट्स व्हाई हमने कर्व 65 स्कोर में 65 एज लिमिट रखी है। ठीक है, तो यानी अगर एज 65 होगी तो ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी हम इसको एक पॉइंट देते हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि 3 रास्ते हैं, या तो इनहेल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, या एस्पायरेट होके जाएगा, या अगर बॉडी में कहीं और सेप्टिक फोकस बना हुआ है वहां से आएगा। ये रिस्क फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, स्मोकिंग हो, एस्थमा हो, सीओपीडी हो, या अगर एस्पिरेशन का रिस्क फैक्टर हो जैसे डिमेंशिया, टीवीए वगैरह, तो उसके अंदर निमोनिया का रिस्क ज्यादा होता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे ज्यादा होता है। यंग एज में अगर कोई किसी को निमोनिया हो रहा है तो ऑलवेज थिंक अबाउट सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। रिस्क फैक्टर्स फॉर मोर्टेलिटी अगर आप देखें तो एज हमने डिस्कस कर लिया था कि मोर देन 65। इसके अलावा अगर हम रेडियोलॉजिकल या एक्सरे की फाइंडिंग्स देखें तो जो नमूनिया मोर देन 1 लोब को इन्वॉल्व करेगा उसको हम मल्टाइलोबार नमूनिया कहते हैं। एंड मल्टाइलोबार नमूनिया इज ए रिस्क फैक्टर फॉर पुअर प्रोग्नोसिस मोर्टेलिटी का। इवन के जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं गाँव से, वो भी एक टर्म बोल रहे होते हैं कि जी मरीज को डबल नमूनिया हो गया है। डबल नमूनिया मींस के दोनों लंग्स में है और मल्टाइलोबार है। और सिमिलरली डिग्री ऑफ इम्यूनोसुप्रेशन, अगर कोई पेशेंट जैसे ओल्ड एज में है या अगर वो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज कर रहा है तो उसके अंदर इम्यूनोसुप्रेशन का चांस है, और उसके अंदर चाहे सिम्टम्स माइल्ड भी हों लेकिन उसको मॉर्टेलिटी होने का हाई चांस है। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि सबसे कॉमन जो ऑर्गेनिज्म निमोनिया कॉज करता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसके बाद फिर एच इन्फ्लुएंजा है, क्लेमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा है। ये बात भी हो चुकी थी कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और लीजियोनेला, इनकी वजह से जो निमोनिया कॉज होता है इसको हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल नहीं होती, दैट्स व्हाई इनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं हो सकती, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस इनकी ग्राम स्टेनिंग भी होती है और ये टिपिकल कंसोलिडेशन कॉज करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 100 निमोनिया के केसेस लें और उनका ब्लड का, यूरिन का कल्चर करवा लें और तमाम स्पूटम का टेस्ट सब कुछ करवा लें, फिर भी तकरीबन 25 से 30% ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई कॉज नहीं मिलेगी माइक्रोबायोलॉजिकली। तो दैट्स वाई वो ये जोर देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशंस बाद में करवाएं, पहले आप एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देना शुरू कर दें। और एम्पिरिकल थेरेपी ऐसी होनी चाहिए जो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करे। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि एम्पिरिकल थेरेपी क्या है।
अच्छा, ये बात हमने डिस्कस की थी कि डायग्नोसिस हमने उस वक्त करना है जब पेशेंट के अंदर टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हों और एक्सरे पर हमें फाइंडिंग्स मिल जाएं, और अगर माइक्रोबायोलॉजिकली अगर कोई टेस्टिंग हमने करवाई है तो उसका रिजल्ट आ जाए। लेकिन हमारे सेटअप में सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स और एक्सरे दे आर गुड इनफ फॉर द डायग्नोसिस, इन्हीं दो पर हम डायग्नोस करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हो गए थे। और अच्छा, इस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि कुछ नमूनिया ऐसे हैं जो कैविटीज बनाते हैं, जैसे टीबी की कैविटी होती है, उसमें स्टेफ ऑरियस बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये शुरू से लेकर आगे यूएसएमएल प्लैब हर जगह जब भी कैविटेटरी नमूनिया का जिक्र होगा, द फर्स्ट कॉज विल बी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इस चीज को याद रखिएगा। और जहां लोबार नमूनिया का जिक्र होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया टॉप पर आएगा, और जहां एटिपिकल नमूनिया होगा जिसमें चाहे माइल्ड पैचेस हों या इंटरस्टिशियल शैडोज हों, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट लीजियोनेला का जिक्र आएगा, और बाकी जो मैंने ऑर्गेनिजम्स बताए थे, और वायरल का जिक्र आएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपसे पूछा जाए कि नमूनिया के लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जिस पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे उसकी एक्सरे के बाद और किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। और जिस पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में दाखिल करना है उसके कुछ टेस्ट आपने जरूर करवाने हैं। उन टेस्ट्स में आप उस पेशेंट का WBC काउंट रिपीट करवा सकते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट सीरियली, उससे पता चल जाएगा कि आपकी एंटीबायोटिक असर कर रही है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट का एडमिशन पे WBC काउंट 20,000 था और आपने एंटीबायोटिक दे के अगले दिन करवाया और वो 14,000 हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स दे रही है। सेकेंडली, जिस पेशेंट को आपने एडमिशन करवाया है उस पेशेंट के आपने ब्लड का और यूरिन का कल्चर भेजना है लाजमी तौर पे। ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर, जब भी ये बात याद रखिएगा कि किसी भी बीमारी के लिए अगर आपने कल्चर करवाना है तो एंटीबायोटिक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। नमूनिया के केस में आप पहले कल्चर और के लिए सैंपल लें और फिर एंटीबायोटिक दें, और अगर पेशेंट पेरिफेरी से एंटीबायोटिक लेता आ रहा है तो आप उन एंटीबायोटिक्स को स्टॉप करेंगे फॉर 48 आवर्स, उसको फिर आप उसका ब्लड कल्चर और वो लेंगे, अदरवाइज रिजल्ट वो फॉल्स नेगेटिव आएगा। तो ये बात अब तक ये बात में 2-3 बातें अब तक हमने की हैं। एक तो 65 से ऊपर मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज्यादा होती है। सेकेंडली, कैविटेटरी नमूनिया का कॉजेटिव एजेंट टॉप ऑफ द लिस्ट स्टेफ ऑरियस है। थर्ड नंबर पे हमने ये देखा कि अगर एक्सरे पे मल्टी लोब्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो खतरनाक नमूनिया होता है और उसका मोर्टेलिटी का चांस ज्यादा होते हैं। चौथी बात आपको अहम ये बताई कि अगर आपने पेशेंट को आउटडोर बेसिस पे मैनेज करना है तो एक्सरे के अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दाखिल कर लिया तो फिर आप एक्सरे भी करवाएंगे, WBC काउंट भी रिपीटेडली करवाएंगे और ब्लड और यूरिन का कल्चर भी करवाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये कैविटेशंस में आपने बताया कि इसको हमने स्टेफ ऑरियस का निमोनिया कहना है, तो टीबी में भी तो कैविटेशंस ही होती हैं। जी जी, वो हिस्ट्री का ग्रॉस डिफरेंस होता है, 15 दिन से कम में डेवलप होती हैं। मोस्टली हमारे पास जो स्टेफ ऑरियस के केसेस आते हैं उनकी हिस्ट्री 15 दिन से कम होती है। दे हैव हाई ग्रेड फीवर, देयर TLC काउंट इज रेज्ड, WBC उनका रेज्ड होता है, टीबी में WBC काउंट रेज नहीं होता। और चौथी बात ये कि उनके अंदर कोई ऐसा सोर्स होता है जहां से स्टेफ ऑरियस फैल सकता है। कॉमन एग्जांपल जो हमारे सेटअप में आती हैं वो ज्यादातर लेडीज होती हैं जिनको पेरिफेरी पे गायनेकोलॉजिकल कोई प्रोसीजर हुआ होता है विद अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां से उनको ना स्टेफ ऑरियस फैलता है। तो जब भी आप इंशाल्लाह हाउस जॉब में आएंगे तो जब भी कोई ऐसा केस आए जिसमें लेडी की कोई गायनेकोलॉजिकल इंटरवेंशन पेरिफेरी में गई हो और उसको निमोनिया हो गया हो, ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेफ ऑरियस निमोनिया। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसमें हम बहुत ज्यादा स्टेफ ऑरियस निमोनिया कंसिडर करते हैं, वो है IV ड्रग अब्यूजर्स।
क्योंकि वो लोग भी स्ट्रिंजेस लगाते हैं और अपने आईवी, तो वो स्किन को ज़ाहिर स्टरलाइज नहीं करते, तो सरफेस पे मौजूद स्टेफ ऑरियस और स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस वगैरह उनके ब्लड में इंक्लूड हो जाते हैं एंड दे गेट कैविटीज। तो ये दो ग्रुप्स हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव स्टेफलोकोकस ऑरियस कवरेज। ओके सर। अच्छा, अब सवाल यही पैदा होता है कि हु शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। ये हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि देर आर मैनी स्कोर्स जो कि नमूनिया की सेवेरिटी को मैनेज देखते हैं। उसमें नमूनिया सेवेरिटी इंडेक्स है, कर्व 65 है और केवीएट्स है। मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ कर्व 65, और कर्व 65 के 5 पॉइंट्स से कोई बता सकता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं? सर सी से कंफ्यूजन, और जो से यूरिया 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगा। रेस्पिरेशन रेट जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा होगा। और बीपी जो है वो सिस्टोलिक 90 से कम होगा या डायस्टोलिक 60 से कम होगा, और एज 65 ईयर से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये कोई बताएगा कि कंफ्यूजन का किस तरह पता चलेगा? सर जीसीएस स्कोर से। सही, जीसीएस नहीं हम इसे करते, हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMS। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। इसमें बड़े कॉमन से सवाल पूछे जाते हैं पेशेंट से कि आपका नाम क्या है, वालिद का क्या नाम है, दिन का कौन सा टाइम है, आप इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं, और कुछ हिस्ट्री के सवाल के पाकिस्तान कब बना था, इस तरह करके ना। तो ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो पेशेंट 8 से ऊपर स्कोर करेगा उसको हम कहेंगे कि ये कंफ्यूज नहीं है, और जिसका स्कोर 8 से कम होगा उसको हम कहेंगे कि ये कंफ्यूज्ड है। यूरिया जो आपने वैल्यू बताई 7 मिलीमोल्स, तो पाकिस्तान में हम मिलीमोल्स नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर मिलीमोल्स को आप मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू 40 होगी। 7 मिलीमोल्स इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल किसी बंदे के अंदर यूरिया 40 ही होता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी बंदे के अंदर यूरिया 40 से 41 भी हो गया तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। ब्लड सर ये प्रेशर बुक जो है, डेविडसन में हर तरफ मिलीमोल्स वाली वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम इसे एमजी पर या इसमें कन्वर्ट करके याद करें? सिर्फ इस वाली को याद रेफरेंस कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप कर लीजिए। और ये बात याद रखिए कि यूरिया की नॉर्मल रेंज अप टू 40 है। तो यानी अगर नमूनिया के किसी केस में एबनॉर्मल थोड़ा सा भी यूरिया जाता है तो आपको एक स्कोर इसको देना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 से कम और डायस्टोलिक 60 से कम को आप है ना कंसिडर करेंगे, बट विदाउट एनी आइनोट्रोपिक सपोर्ट। कुछ आपको शायद अंदाजा हो कि जब किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो हम उसको आइनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं। डोपामीन होता है, डिब्यूटामीन, ये ड्रग्स देने से पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है। इसके बगैर पेशेंट का ब्लड प्रेशर होना चाहिए बिलो 90। एंड यानी अगर आप डोपामीन और डिब्यूटामीन किसी को दे रहे हैं और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप उसको स्टिल कम कंसिडर करेंगे। और एज का आ गया 65, तो आगे फिर इसका है ये देखें, ये नमूनिया सेवेरिटी इंडेक्स के पॉइंट्स देखें। अब आप खुद फैसला करें कि कर्व 65 ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं या नमूनिया सेवेरिटी इंडेक्स कर सकते हैं। आप चेक करें कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इसको कैलकुलेट करना ना, तो बेहतर है कि हम ये कर्व 65 ही यूज कर लें। और मैंने ये भी बताया था कि यूरिया चेक करने में टाइम लगता है, इसलिए बाज़ जगहों पर CRB 65 भी यूज करते हैं जिसमें यूरिया के बगैर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये नमूनिया सेवेरिटी इंडेक्स की है कि अगर पॉइंट्स आप देख लें कि कितने ज़्यादा हैं। अगर 51 से कम है तो OPD में करेंगे, और मतलब ये अच्छी खासी कैलकुलेशन है। ये उसी सूरत में हो सकती है अगर आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप में ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं और आप इनको क्लिक करें और नीचे आप खुद ही स्कोरिंग हो जाए। अदरवाइज अगर आप खुद करने बैठेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट में ये सारा स्कोरिंग होगी।
अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि स्कोर 0 to 1 हो तो हम पेशेंट को घर भेज देंगे, 2 होगा तो हॉस्पिटल में रखेंगे, 3 to 5 अगर होगा तो हम उसको, 3 होगा तो मेडिकल वार्ड में कर देंगे, 4 और 5 होगा तो आईसीयू केयर में। आईसीयू में। हाँ, फॉर ईज आप ये बात याद रख लें कि 0 to 2 तक को आप ओपीडी बेस पे मैनेज कर सकते हैं, 3 वाले को जो मिडिल नंबर है उसको आपने इंडोर एडमिट करना है, 4 and 5 जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं उसको आईसीयू में आपने एडमिट करना है। अच्छा, ये आईसीयू में एडमिशन का एक क्राइटेरिया है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि एक मेजर क्राइटेरिया हो और 3 माइनर क्राइटेरिया हो तो तब हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं डायरेक्ट आईसीयू में। तो मेजर क्राइटेरिया क्या है? सेप्टिक शॉक एक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सही, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 से कम हो रहा है और डायस्टोलिक 60 से कम हो रहा है और आपको पेशेंट को क्या देने की जरूरत पड़ रही है? डोपामीन एंड विटामिन। जी, तो ऐसे केस को आप आईसीयू में शिफ्ट करेंगे विद हैविंग दिस क्राइटेरिया। और सेकंड क्या है? इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायर्ड, इसका क्या मतलब है? इंट्यूबेशन वगैरह करनी होगी। नहीं, इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है फिर हम उसकी आर्टीरियल ब्लड गैसेस करते हैं और एबीजीज में हम देखते हैं कि पेशेंट की PaO2 और FiO2 रेशो कितनी है। आपको याद होगा मैंने आपका जो फाइनल ईयर का ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर भी ये लगाया था कि PaO2 और FiO2 की रेशो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। शायद किसी को याद हो, मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था। तो वो PaO2 और FiO2 की रेशो देते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस में, एंड इफ इट इज लेस देन 300 it means that patient is going in ARDS, acute respiratory distress syndrome. By far pneumonia is the biggest cause of ARDS. तो इसलिए अगर पेशेंट में ARDS के साइंस आ रहे हो तो हम उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो माइनर क्राइटेरिया की बात आ जाती है उसमें आप देखें कि बहुत सारे क्राइटेरिया वही हैं कि जो कर्व के हैं, आप मेरा ख्याल देख सकते हैं। कंफ्यूजन भी कर्व का क्राइटेरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कर्व का क्राइटेरिया है, रेस्पिरेटरी रेट भी कर्व में इंक्लूडेड है और ब्लड प्रेशर भी कर्व में ही इंक्लूडेड है, यानी काफी सारा इसी में है। और लास्ट में आप देख लें तो हम मल्टाइलोबार इन्फिल्ट्रेट्स उनकी बात कर रहे थे और ये PaO2 FiO2 रेशो की बात कर रहे थे। तो ये माइनर क्राइटेरियाज हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा जी, अब जो ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें कि आप हमेशा ऐसी एंटीबायोटिक को यूज़ करें जो आईसीयू में यूज़ नहीं होती। अगर आप आईसीयू वाली एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देंगे बाहर तो फिर अगर पेशेंट डिटीरियोरेट होता है तो कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जो आईसीयू में यूज़ नहीं होती, और आईसीयू में यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स को हम रिजर्व रखते हैं। तो आपको कुछ अंदाजा है आईसीयू में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं? सिर्फ ट्राइएक्सोन होती है। वेंकोमेस्टिन। इसमें हमारा मीरोपेनम और ये कार्बापेनम्स जो हैं, जो मेरा ख्याल 4th या 5th जनरेशन पेनिसिलिन्स हैं, इनको हम आईसीयू में यूज करते हैं। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा हम पेनिसिलिन के, हाँ जी, अमोक्सिसिलिन, बिल्कुल वो यूज करते हैं। सल्बेक्टम और सेफापेराजोन का कॉम्बिनेशन उसको हम यूज करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन ड्रग्स को हम वार्ड में ना यूज करें। वार्ड्स के अंदर जो हम एंटीबायोटिक्स ज्यादा जो यूज करते हैं निमोनिया की ट्रीटमेंट में, वो 3 ग्रुप्स यूज करते हैं। पहला ग्रुप उसमें है पेनिसिलिन्स ही हैं लेकिन लोअर ग्रेड की, जैसे ऑगमेंटन, ठीक है, एम्पिसिलिन, ये अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलानिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ऑगमेंटन यूज करते हैं, या फिर हम मैक्रोलाइट्स यूज करते हैं जैसे अज़िथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन।
और रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज करते हैं जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। इन ड्रग्स को हम इंडोर में यूज करते हैं और आईसीयू में हम वो दूसरी ड्रग्स जो आपको बताई थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम उनको यूज करते हैं। सेकेंडली हमने ये करना है कि गाइडलाइंस के मुताबिक पेशेंट जब हॉस्पिटल लैंड कर जाए तो 4 आवर्स के अंदर अंदर उसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दे दें। तो तरीका का ये है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया, आपने उसको निमोनिया डायग्नोज किया, आपने उसी वक्त अगर देखा कि ये पेशेंट सीरियस है तो आपने उसका ब्लड कल्चर यूरिन कल्चर भेज दिया और आफ्टर दैट आपने उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी। ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर की रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाती है। अगर उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नजर आ गया तो आप अकॉर्डिंग टू दैट अपनी एंटीबायोटिक्स को एडजस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे जब हम प्रैक्टिकली किसी पेशेंट को रिसीव करके एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको सेफलोस्पोरिन या एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक हम ऑगमेंटन या सेफलोस्पोरिन देते हैं जो आपने नाम बोला था सेफ्ट्राक्सोन, और उसको हम कंबाइन करते हैं मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन के साथ या क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ। अगर ये दो अलग एंटीबायोटिक इन दोनों को कंबाइन करके देते हैं, अगर ये दोनों ना पेशेंट ले सके या अवेलेबल ना हो तो हम सिर्फ एक रेस्पिरेटरी क्विनोलोन जैसे लीवो या मॉक्सिफ्लॉक्सासिन अकेली देते हैं क्योंकि वो अकेली एंटीबायोटिक इन दोनों के बराबर इफेक्टिव है। उसके बाद फिर हम वेट कर लेते हैं कल्चर की रिपोर्ट का, और बिलफर्ज अगर जैसे कल्चर में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तो आगे ये भी लिखा आता है कि वो इस जर्म कौन कौन सी ड्रग्स के अगेंस्ट इसके अगेंस्ट सेंसिटिव है। तो जो ड्रग उस जरासीम को मारने वाली होगी वो उसके ऊपर लिख देंगे कि ये इससे सेंसिटिव है। तो फिर हम देख लेंगे कि उसमें से मिसाल के तौर पे अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऑगमेंटन से सेंसिटिव है तो हम सिर्फ ऑगमेंटन कंटिन्यू कर देंगे और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह को बंद कर देंगे और डी एस्केलेट कर लेंगे थेरेपी अकॉर्डिंग टू द कल्चर। और बस यही बात इस पिक्चर में भी है कि आपने वेट नहीं करना रिजल्ट्स का, जस्ट गो फॉर द एम्पिरिकल थेरेपी, फिर अकॉर्डिंग टू कल्चर आप डी एस्केलेट कर लें। अच्छा, ये मैंने एक ट्रीटमेंट के हिसाब से बनाया था कि आपने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का केस आ गया तो उसमें आप उसकी सेवेरिटी उसको जज कर लेंगे कि सेवेरिटी कैसी है। वो कर्व के साथ आप कर लेंगे। कर्व 0 to 1 है तो आप उसको आउट पेशेंट में मैनेज करेंगे, 2 है तो आप उसको इन पेशेंट, 3, 4 या 5 जो अभी हम देख रहे थे तो उसके मुताबिक हम उसको इन पेशेंट या आईसीयू में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप देखेंगे कि जो पेशेंट आउटडोर में मैनेज करने हैं उनके आगे कोई माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट नहीं लिखे हुए, लेकिन बाकी पेशेंट्स के सामने लिखे हुए। इसका मतलब जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा आपने उसका ब्लड और यूरिन कल्चर भिजवाना है, और जो अगर नहीं आउट पेशेंट में उसका किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स का देखें तो आउट पेशेंट जो है उसको आपने मोनोथेरेपी देनी है, और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनको आपने कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी है। कोई बता सकता है कि आउट पेशेंट जिसको घर भेजना है उसको कौन सी दवाई पे भेजा जा सकता है? एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। हाँ जी, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं आप उसको, ऑगमेंटन अकेली भी दे सकते हैं जो। और इसके अलावा अगर मैक्रोलाइड, हाँ, आप उसको क्लेरिथ्रोमाइसिन या ज़िथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपने पेशेंट को ओरल फ्लोरोक्विनोलोन देनी है आउट पेशेंट में, और वो दे सकते हैं अगर आउट पेशेंट है लेकिन उसको साथ में कोमॉर्बिड है, जैसे उसको हार्ट डिजीज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें आप उसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन देंगे इन ओरल फॉर्म। ओरल मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स आती हैं उनको आप दे सकते हैं, और लीवो की भी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आती हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उसको आपने कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि या आप ऑगमेंटन लेंगे या आप सेफ्ट्रैक्सोन लेंगे। एक सेफ्टोस्पोरिन है, एक पेनिसिलिन है, और उसको किसके साथ कंबाइन करेंगे? मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड के साथ। अगर ये दो आप नहीं लगा सकते हो तो आप इंट्रावेनस उसको
फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं आप। लीवोफ्लॉक्सासिन भी इंट्रावेनस आता है और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी इंट्रावेनस आता है, तो ये आप कर सकते हैं। इट्स अप टू द साइड इफेक्ट प्रोफाइल और आपकी जजमेंट। हाई रिस्क जब आईसीयू में चला गया तो आपने देना इसको कॉम्बिनेशन दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन है ना वो चेंज हो जाता है। बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड। अब बीटा लैक्टम आप कौन सा देंगे? ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का, जैसे बात हो रही थी कि आप उसको सल्बेक्टम। हाँ जी सल्बेक्टम दे सकते हैं बाकी, और उसके साथ आप मैक्रोलाइड देंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को कंबाइन कर सकते हैं विद सेफ्ट्राइक्सोन और ऑगमेंटन। तो ये आपकी अपनी चॉइस है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। हमारे यहाँ आईसीयू में जब भी कोई पेशेंट जाता है तो हम उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पिप्रासिलीन टैज़ोबैक्टम देते हैं, या फिर उसको इमीपेनम या मैरोनम देते हैं, जो कि कार्बापेनम जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है उनकी है। तो ये आप सुन सकते हैं आवाज? यस सर। सॉरी ये आज ना इंटरनेट का अजीब सा वो है। तो मैं कॉम्प्लिकेशंस का बता रहा था कि इस तरह अगर डिवाइड कर लें तो आसान हो जाएगा। लंग के अंदर क्या प्रॉब्लम करेगा कि या तो लंग के अंदर ARDS क्रिएट कर देगा या लंग एब्सेस बना देगा उसके अंदर। अच्छा, आप प्लूरा में क्या कर सकता है कि प्लूरा के अंदर या प्लूरल इफ्यूजन कर देगा या प्लूरा के अंदर पस कर देगा, जिसको एम्फाइमा कहते हैं। और बाकी बॉडी के अंदर क्या करेगा कि ये ब्रेन के अंदर एब्सेस बना सकता है, और साथ में ब्लड